चलिए भाई, तो आज से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बिजली, चुंबक, इन सब के बारे में बात कर रहा है। हमने 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 दो ब्रांचेस को मेजरली पढ़ा, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। लेकिन अब हमारी बिल्कुल ही डिफरेंट ब्रांच शुरू हो रही है, क्योंकि सेकंड किताब का फर्स्ट किताब से कोई कनेक्शन, मैंने आपको डे 1 पे कहा था कि आप सेकंड किताब से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन सेकंड किताब सीक्वेंस में करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट किताब किसमें करनी पड़ेगी? आप सेकंड चैप्टर फर्स्ट के बिना नहीं कर सकते, आपको पता, और नहीं कर सकते फर्स्ट सेकंड में। ऐसे आप रे ऑप्टिक्स के बिना क्या नहीं कर सकते? वेव ऑप्टिक्स। और रे और वेव के बिना आप डुअल नेचर नहीं कर सकते। ये तीन तो आपको सीक्वेंस में करने ही होंगे। हाँ, एटम और न्यूक्लियर आपस में काफी डिफरेंट है और सेमीकंडक्टर भी काफी डिफरेंट है, मतलब इनको इंडिविजुअली किया जा सकता है। लेकिन हम अपनी नई जर्नी कैसे शुरू कर रहे हैं? हमारे आज, यानी आज मतलब हमारा सैटरडे और हमारा ट्यूजडे हमारा जो लेक्चर है, दोनों लेक्चर हमारे थोड़ा सा 10th क्लास लाइव चैप्टर से कनेक्टेड होंगे। जो हम लोगों ने 10th क्लास में 7 या 8 लेक्चर में किया था, हम यहाँ पे उन्हें 2 या मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में निपटाएंगे। जैसे मुझे लगता है कि अब आप दिमागी तौर पे इतने पिछड़े हुए हो कि आपको मैं ये भी डिटेल में बताऊं कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या, बताऊंगा मैं क्या होता है। लेकिन जहाँ हमने 10th क्लास में आधा घंटा लगाया था इन पे, यहाँ पे हम 10 मिनट लगाए। सारे रे डायग्राम दोबारा पढ़ने होंगे। वहाँ बच्चों का हाथ पढ़ के बनवाए थे कि ऐसे बनाओ, इतना सेंटीमीटर बोलो, यहाँ इतना नहीं एफर्ट मारेंगे, बेसिक बेसिक बनाएंगे, बिकॉज मेजर करके बनाने में नहीं। हमारी मेन जर्नी शुरू होगी लगभग तीसरे चौथे लेक्चर के बाद। क्या बदलेगा रे ऑप्टिक्स में एज कम्पेयर टू लाइव चैप्टर? हमने जितने भी फॉर्मूले लाइव चैप्टर में किए थे, एक ही भी डेरिवेशन नहीं की थी। रे ऑप्टिक्स में क्या करना है? डेरिवेशन। साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक्स भी आएंगे, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि आपने प्रिज्म से रिलेटेड कोई डेरिवेशन नहीं की थी, उनकी डेरिवेशन आएंगी। माइक्रोस्कोप आएंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम सिर्फ रे ऑप्टिक्स नहीं है, चैप्टर का पूरा नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करनी है, दैट इज माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। चैप्टर जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। सवाल भी बहुत प्यारे आते हैं एग्जाम में। बिजली जैसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आते, इससे आते हैं गहरे सवाल आते हैं, बट वो कंसेप्चुअली गहरे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अच्छा चैप्टर है, पूरी किताब सेकंड अच्छी है, नहीं कहूँगा। कह रहा हूँ, शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स हमारी फिजिक्स की ऐसी एक ब्रांच है जो किस पे डील करती है? बिहेवियर, नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या फिर कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में किसके बारे में बात करते हैं? लाइट के बारे में, विजिबल रेज। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या? नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट इज विजिबल रेज। इसमें से आसान शब्दों में बोलूं तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के आसान शब्दों में बोलूं तो लाइट के डुअल बिहेवियर होता है, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। बहुत आसान शब्द में बोलूं तो रे ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल बिहेवियर को पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स में हम वेव बिहेवियर को पढ़ेंगे, और डुअल नेचर में दोनों को जोड़ देंगे। रे ऑप्टिक्स यानी पार्टिकल बिहेवियर में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहा? न्यूटन जी का। मैंने कहा था आपको, इंसान हर जगह। और पार्टिकल नेचर में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हाइगन जी का। किसका था? एक प्रकार से न्यूटन जी बोलते रहे कि पार्टिकल नेचर है, हाइगन जी बोलते रहे कि वेव नेचर है, लेकिन फिर एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आइकॉन डी ब्रॉगली जी, जिन्होंने कहा डुअल बिहेवियर होता है। फिर उनकी बात को डेविसन और जर्मन जी ने प्रूव किया कि ये सही कह रहे हैं, और वो साबित हो। तो इस प्रकार की जर्नी रहेगी। लेकिन हमें अभी कौन से नेचर के बारे में बात करनी है? पार्टिकल नेचर। कौन से? पार्टिकल। इट कंसर्न इटसेल्फ विद द पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर में क्या क्या आता है? पार्टिकल नेचर में आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। ये तीन चीजें आती हैं किसमें? पार्टिकल बिहेवियर में। वेव बिहेवियर में क्या क्या आता है? वेव बिहेवियर में आता है डिफ्रैक्शन, लेकिन सबसे जरूरी आता है इंटरफेरेंस और आता है पोलराइजेशन, जो हमारे सिलेबस से चला गया है, पर थोड़ा बहुत हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे इसके बाद। आसान शब्दों में कहें, आपने बॉल को दीवार मारा, टकरा के आ गई, लाइट भी ऐसा करती है। अरे बोलो, आपने बॉल को पानी मारा, उसकी स्पीड कम हो गई, लाइट भी ऐसा करती है। आपने बहुत सारे टमाटर दीवार पे मारे, कुछ चिपक गए, कुछ टकरा के वापस आ गए, लाइट भी ऐसा करती है। लेकिन अगर आपने दीवार पे एक टमाटर मारा और उसी के साथ एक और टमाटर मारा, तो कैसा हो सकता है कि 0 टमाटर हो जाए, टमाटर गायब हो जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं, पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वेव ऐसा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थोड़ा बहुत याद आ रहा हो 11th क्लास। कौन सा इंटरफेरेंस? यानी अगर हम इस चैप्टर में लाइट के ऊपर लाइट मारेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि मोर लाइट आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि डार्क हो जाए। इमेजिन मेरे पास 2 टॉर्च हैं और मैंने सही कंडीशंस में अगर 2 टॉर्च को दीवार पे मारा, तब भी अंधेरा हो सकता है। ये पार्टिकल तो नहीं कर सकता, ये कौन कर सकता है? सिर्फ वेव। इसलिए हम वेव नेचर में पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। लेकिन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन ये पार्टिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इसको पढ़ेंगे हम रे ऑप्टिक्स में। किसको पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन तो खैर नहीं पढ़ेंगे, मेजरली 2 फिनोमेना पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो वेव ऑप्टिक्स क्या है? जो किस बिहेवियर पे काम करेगी भाई? वेव नेचर पे। किस पे काम करेगी? ठीक है। अब जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरेगी तो उसका कैसा बिहेवियर होगा? बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेरेंस ऑफ 2 मीडिया। मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया। तो जब लाइट एक मीडियम और दूसरे मीडियम के इंटरफेस, उनके बाउंड्री पे गिरेगी, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई भी मीडियम 1 है, आपको जो इमेजिन करना है कर लो। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहा तो भी एयर इमेजिन कर लो।
और यहाँ पे कोई भी दूसरा मीडियम है जो एयर से अलग है। अभी के लिए आप वाटर इमेजिन करिए। अगर आप स्विमिंग पूल में कोने पे खड़े होते हो तो क्या आपको पानी दिखता है? अरे बोलो, क्या आपको पानी दिखता है? पानी ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस है? ल्यूमिनस। नॉन तो आप लगाया आपने आगे, नॉन ल्यूमिनस है ना, बिल्कुल सही है। कौन सा है? नॉन ल्यूमिनस है। उसके पास खुद की लाइट, पर फिर भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शन। क्या दिख रहा है? आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, इधर सूरज है, सूरज की किरणें किस पे गिरी? पानी और हवा के इंटरफेस पे टकराई और आप चली गई। अरे बोलो, क्या आपको पानी के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा दिख रहा होगा? इसका मतलब लाइट पार भी जा रही है। पार जाने को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या धूप में पड़ा पानी गर्म भी हो जाएगा? इसका मतलब है वो एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। तो जब भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया के इंटरफेस पे गिरेगी तो तीन फिनोमिना करेगी। तीन, ये लाइट गिरी, जो लाइट गिरती है आपको पता होता है क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। चलो इतना पता है? हाँ ठीक है, ये पता याद है? अरे वाह भाई वाह। चलो नॉर्मल रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैसे नॉर्मल रे नहीं बोलते, नॉर्मल ये रे नहीं होती, इसमें नॉर्मल बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो लाइट है वो कौन कौन से फिनोमिना करेगी? सबसे पहला फिनोमिना क्या है कि वो क्या करेगी भाई? रिफ्लेक्शन। क्या करेगी? लाइट जो है वो क्या करेगी? रिफ्लेक्शन करेगी। क्या दुनिया का हर एक इंटरफेस रिफ्लेक्शन करेगा? यस। दुनिया का हर एक? यस, हर एक, सिवाय ब्लैक बॉडी के, धरती पे एग्जिस्ट नहीं करती ना। वो कैसे? ब्लैक बॉडी थोड़ी ना होता है, होता है लेकिन धरती पे नहीं होता। हमारे कमरे की हर एक चीज क्या कर रही है? रिफ्लेक्शन कर रही है। क्या कर रही है? रिफ्लेक्शन कर रही है। अच्छा, क्या इसमें से कुछ लाइट पार भी चली जाएगी? जिसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। याद करेंगे, ऑल्दो पढ़ना है अभी, लेकिन याद करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो कुछ लाइट क्या भी कर जाएगी? रिफ्लेक्शन भी कर जाएगी। कुछ लाइट क्या भी कर जाएगी भाई? रिफ्लेक्शन भी कर जाएगी। और कुछ लाइट रिफ्रैक्शन भी कर जाएगी। थोड़ा बहुत याद होगा, बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, या अब ये डिपेंड करता है कि रेयर से डेंसर जा रही है या, ठीक है ठीक है। और कुछ लाइट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब क्या ये डिपेंड करता है कि मीडिया कैसे है? अगर यहाँ पे मिरर है, नीचे मिरर, तो क्या सबसे ज्यादा होगा? रिफ्लेक्शन। अगर ये एक कांच है, ग्लास है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? रिफ्रैक्शन। अगर ये कोई ब्लैक अपीयरेंस वाली बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं, ब्लैक अपीयरेंस वाली बॉडी, आपके मेरे बाल हैं, इसकी टी शर्ट है, इसके बाल है, इसका चश्मा है, ये मोबाइल फोन का कवर है, ये सब क्या है? ब्लैक कलर। कलर नहीं होता वैसे, ब्लैक ब्लैक कोई कलर नहीं होता ना, ब्लैक कलर नहीं होता, आपको पता है ना? सात कलर होते हैं बस। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ब्लैक अपीयरेंस कब आती है? जब सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सारे के सारे कलर। तो अगर कोई ब्लैक कलर नहीं होता है, कलर नहीं होता है, बट मैं ब्लैक कलर इसलिए बोल रहा था कि आप समझ जाओ। अगर मैं बोलूंगा ब्लैक बॉडी तो आपको लगेगा मैं ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ, पर ब्लैक बॉडी तो फिजिक्स में बहुत अलग चीज होती है, तो इसलिए ब्लैक कलर बोल रहा हूँ। तो ब्लैक है कलर, ठीक है। तो अगर ब्लैक कलर की बॉडी है, सबसे ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन करेगी, सबसे ज्यादा। तो डिपेंड करता है कि कौन क्या कैसे। A part of incident light is turned back into the first medium, जिसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। A part of incident light is transmitted into the second medium, क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन। और कुछ पार्ट क्या भी हो जाएगा? एब्जॉर्ब। कुछ पार्ट क्या भी हो जाएगा? एब्जॉर्ब। डिपेंड करता है कि हमने सब्सटेंस कैसा लिया। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? लो जी, क्या आ गए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लो जी, क्या आ गए? अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो? क्या बात करो, 8th में पढ़ लिया था ये, और 9th में ये लॉ साउंड के लिए पढ़ लिए थे, तो 10th में वापस से लाइट के लिए पढ़े थे, याद है ना? इसका प्रूफ कहाँ है? अगले चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्या है? यानी रे ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा लॉ प्रूव हुआ वेव ऑप्टिक्स। क्या आयरन है? रे ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा लॉ प्रूव हुआ। चलो क्या इन सबको स्किप कर दो बेटा। देखो आपके पास एक ऑप्शन है ना, एंड द क्लास, लीव द क्लास, वो कर दो, अपने आप स्किप हो जाएगा सब। 3-4 क्लास के बाद मिलते हैं। चलो खैर, ये क्या बेटा? एक गलत बात है, गंदी बातें मत करो। मिरर कैसे है? ये है एक पॉलिश्ड सरफेस। क्या है ये क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस। जैसे ये बोर्ड भी हो सकता है, जैसे कि मोबाइल की बंद स्क्रीन भी हो सकती है, क्या दीवार हो सकती है? नहीं, दीवार पॉलिश्ड नहीं होती। ये एक मिरर भी हो सकता है। क्या भी हो सकता है? ये कोई भी एक पॉलिश्ड सरफेस है, इस पे गिरी एक लाइट, जो लाइट गिरती है उसे क्या बोलते हैं? अरे वेरी गुड। और जो लाइट टकरा के वापस चली जाती है, अरे वापस हो गया तब तक। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे है। और जहां पे गिर रही है उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम जहां पे गिर रही है उससे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं प्लेन से, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को आए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल आर। पहला नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द। इतने होशियार सब हो आप, नॉर्मल को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ये मेरा एक पॉलिश सरफेस है तो नॉर्मल ये रहेगा, ऐसे नहीं बदल सकते आप। कैसे बदल दोगे आप? हाँ, किसको बदल सकते हो आप? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को बदल सकते हो आप। तो जैसे कि अगर ये हमारे लिए इंसिडेंट रे है और ये हमारे लिए रिफ्लेक्टेड रे है, इसको तो नहीं बदल सकते ना आप। तो अगर ये हमारे लिए नॉर्मल है, ये हमारे लिए कौन सी रे आई? इंसिडेंट रे आई। कौन सी रे आई? अब समझ जाओ ना, ये हमारे लिए कौन सी रे आई? इंसिडेंट। तो क्या रिफ्लेक्ट नॉर्मल तो वही रहेगा?
क्या रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल जाएगी? लेकिन अगर मैंने इंसिडेंट रे ऐसे मारी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलेगी, ताकि ये तीनों किस में रहें? एक पेपर पे रहें, एक प्लेन में रहें। बोलो मरो। अगर मैंने इंसिडेंट रे ऐसे मारी तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल तो वही रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। अच्छा, अब अगर ये मिरर ने ही अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर लिया तो किसकी ओरिएंटेशन भी चेंज होगी? नॉर्मल की। लेकिन अगर इंसिडेंट रे वही रही, देखो ध्यान सुनना, ये कौन है? नॉर्मल। ये कौन है? मिरर। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे इमेजिन कर लिया आपने? अरे रिफ्लेक्टेड रे इमेजिन कर ली क्या? अब मैंने मिरर को ऐसे कर दिया तो नॉर्मल चेंज हुआ ना? इंसिडेंट रे वही है, क्या रिफ्लेक्टेड बंदा बदलेगी? हाँ 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 हाँ। पहले कहाँ थी? पहले कहाँ थी? यहाँ। अब कहाँ गई? यहाँ। तो यहाँ से यहाँ, ये क्योंकि तीनों को सेम प्लेन में रहना होगा, तीनों को। तो अगर मैं यहाँ पे लेजर लाइट मारूं, यहाँ पे शीशा रखूं और ऐसे ऐसे करूं, ऐसे ऐसे करूं, ऐसे करूं, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे भी अपने प्लेन को चेंज करेगी? क्योंकि नॉर्मल चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? तो भैया तीनों को कहाँ रहना होता है? सेम प्लेन में रहना होता है। कहाँ रहना होता है? सेम प्लेन में रहना होता है। ठीक है, ठीक है। और सेकंड लॉ तो सबको पता होगा, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई एंगल आर से हमेशा बराबर होता है। इसको हम साबित करेंगे कौन चैप्टर में? वेव ऑफ। अगर एंगल आई 10 डिग्री है तो एंगल आर, एंगल आई 0 है तो एंगल आर, एंगल आई 45 है तो एंगल आर, एंगल आई 90 है तो एंगल आर। नहीं हो सकता ना? एंगल आई 90 कैसे हो सकता है? ऐसे कितनी बातें कर रहे हो? ऐसे कौन सी लाइट गिरेगी मिरर पे बेटा? हाँ, कैसे होगा? अगर 90 होगा तो लाइट गिरेगी नहीं, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। बोलो बेटा। हाँ, लेकिन 0 हो सकता है क्या? 0 होगा तो क्या होगा? वापस रिफ्लेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। बर्बाद मत करो, वो तो मैटर होता है। ऑब्जेक्ट हमारे लाइट चैप्टर के लिए कौन होगा? जो भी क्या निकालेगा? लाइट रेज। जो भी क्या निकालेगा? क्या मैं ऑब्जेक्ट हूँ? कह रहे नो। अब तो मैं दिखने लगा तुम्हें। अरे एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट कौन है जो लाइट रे निकाले? ऑब्जेक्ट वो जो अपनी लाइट रे निकाले। ऑब्जेक्ट जो लाइट रे निकाले, तो क्या मैं लाइट रे निकाल रहा हूँ? हाँ, तभी दिख रहा हूँ मैं आपको, वरना क्या दिखता? और आप लाइट रे निकाल रहे हो। हाँ, तभी तो आप दिख रहे हो। बोलो मरो। तो जिसको भी आप देख पा रहे हो वो क्या निकाल रहा है, और जिसको भी आप नहीं देख पा रहे, क्या पता वो भी लाइट रे निकालो, लेकिन कम निकाल रहा हो कि आपकी आंखों में जाने के बावजूद भी वो नहीं दिख रहा, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस कमरे में। अरे यार, ट्यूबलाइट लाइट निकाल रही है। हाँ, जिसकी खुद की लाइट है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस। कौन सा है? इसकी लाइट मुझ पे गिर रही है, टकरा के आपको जा रही है, तो ये मेरी तो लाइट हो गई। अब तो मैंने बदला है इसको। ये व्हाइट लाइट को मेरी टी शर्ट ने ब्राउन किया है, बालों को ब्लैक किया है, तो रंग बदला है ना? बोलो मरो। तो मेरे से भी लाइट निकल रही है, भले वो मेरी लाइट खुद की नहीं है, तो इसे कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस। और वहां कहां जा रहे हो? ऑब्जेक्ट कौन जो क्या निकाले? ऑब्जेक्ट कौन जो क्या निकाले? ऑब्जेक्ट वो जो क्या निकाले? तो सभी ऑब्जेक्ट है, जिसको भी आप देख पा रहे हो वो कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे नहीं, बताइए आपको कौन कौन से? ल्यूमिनस और मून। क्या है मून? क्या है? सन क्या है? स्टार क्या है? पेड़ क्या है? सबके बाद बोल रहे हो यार तुम, थोड़ा स्लो लैग हो रहा है थोड़ा सा। 5/3 का फेज डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे में। चलो बेंच क्या है? देखो फिर बाद में बोला तुमने, थोड़ा प्रोसेसर स्लो है तुम्हारा। दोबारा से सब जल्दी जल्दी बोलेंगे, ठीक है? पानी क्या है? अब जल्दी बता, गलत बोल दिया तुमने। चलो टी शर्ट क्या है? ट्यूबलाइट क्या है? इधर बताया नहीं, जल रही है नहीं जल रही? अगर जल रही है तो नहीं जल रही तो? कैंडल क्या है? हाँ, तेज हो गए। जल रही है कि नहीं जल रही पता होना चाहिए। नहीं जल रही तो? अच्छा जल रही है तो भी नॉन ल्यूमिनस है। कैंडल तो नॉन ल्यूमिनस है ना, उसकी फ्लेम क्या है? ल्यूमिनस है। फंस रहे हो बार बार, फंस रहे हो, फंस रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। ऑब्जेक्ट तो समझ गए। इमेज क्या है? ऑप्टिकल अपीयरेंस। इमेज क्या है? ऑप्टिकल अपीयरेंस, जो वहां है नहीं बस आपको दिख रहा है। ठीक है, इमेज अलग प्रकार की होती है, रियल और ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे प्राप्त की जा सकती है उसे क्या बोलते हैं? रियल। जो प्रोजेक्टर बनाता है, बट आपको पता है वैसे तो रियल इमेज वो है जहां पे लाइट रे एक्चुअली में मिलती है, एक्चुअली में। और वर्चुअल कौन? जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकते, या फिर जो मिलती भी अपीयर हो रही है, उनमें लाइट रे एक्चुअली में नहीं मिलती, बस मिलते हुए अपीयर होती है। इरेक्ट इमेज कौन सी? जिसमें अपसाइड अप हो जाएगा, वो कौन सी इमेज है? इरेक्ट। और इन्वर्टेड जिसमें अपसाइड डाउन, मतलब आपके मुंडी ऊपर ही रह रही है अगर, और पैर नीचे रह रहे हैं, तो इमेज कौन सी है? इरेक्ट। और आपकी मुंडी नीचे हो गई, पैर ऊपर हो गए तो अरे कौन सी हो गई? फिर इन्वर्टेड हो गई। कौन सी हो गई? इन्वर्टेड। आ जाओ भाई, प्लेन मिरर आ गया। ये तो भाई स्किप करना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलो छोटा टॉपिक कर लेते हैं। प्लेन मिरर, सबके घर में प्लेन मिरर है, ठीक है? ट्रू या फॉल्स? कोई भी मिरर प्लेन नहीं हो सकता बेटा। बालों के स्प्लिट एंड बाद में देख लीजिएगा। बताइए, आप मुझे बताइए कि क्या कोई भी मिरर प्लेन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? कोई भी चीज 100% प्लेन तो हो नहीं सकती ना बेटा। पर ठीक है, हमारे घर में जो मिरर है वो लगभग क्या मान लेते हैं? प्लेन। तो वो कौन सी इमेज बनाता है? आप सबने अपनी शक्ल देखी शीशे में कभी? तो सबको पता है कि कैसी कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। क्या उसको हम कभी पर्दे पे लेके आ सकते हैं? नहीं। अगर आप मिरर, क्या आप अपने आपको मिरर में देखो तो अपने आपको पीछे देख पाते हो? कह रहे नहीं, मिरर में जब देखते हो तो पीछे दिख रहे हो ना मिरर के आप। बट अगर आप स्क्रीन लगा दोगे तो क्या आपकी इमेज बन जाएगी स्क्रीन पे? ये वाला पार्ट तो मैं स्किप करने वाला था। अरे यार, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ये रहा मिरर दिख रहा है, मैं अपने आपको मिरर में देख पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे हूँ। ऐसा लग रहा है ना मुझे कि मेरी इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के। पर अगर मैं पीछे जाके स्क्रीन लगा दूं, क्या लगा दूं? पर्दा, तो मेरी इमेज पर्दे पे आएगी क्या? क्योंकि वो इमेज कौन सी है? वर्चुअल है। कौन सी है? वर्चुअल है। कौन सी है? और वो इरेक्ट होती है। कौन सी होती है? ठीक है, वो सेम साइज की होती है, छोटी बड़ी होती है। क्या जितनी दूरी पे आप उतनी दूरी पे बनती है? क्या वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है? यानी लेफ्ट दिखता है, राइट, राइट दिखता है। लेटरल मतलब जब लेफ्ट क्या दिखे, राइट, और राइट क्या दिखे। कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ प्लेन मिरर ही कौन सी इमेज बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड नहीं। जो भी कौन सी इमेज बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट, वो हमेशा कौन सी बनाएगा? सर आप सबको पता ही है कि हमारी गाड़ियों के साइड में लगा होता है कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? वो भी तो लेटरल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एम्बुलेंस के पीछे एम्बुलेंस उल्टा लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? ताकि आगे वाले चलने वाले को पता चलेगा पीछे क्या आ रही है, क्योंकि एम्बुलेंस तो नॉर्मल I-20 होती है ना, बलिनोई तो होती है। लिखोगे जब तक पता क्या चलेगा?
क्या बेकार के नियम है देखो वैसे यार। आपको लगता है कोई ऐसा पढ़ता होगा एम्बुलेंस, ओ बंदा मर रहा है साइड दे दो, कितनी तेज हॉर्न बजा रही होती है, इतनी अजीब लाइट होती है, उसकी अलग एक अपीयरेंस है। खैर कोई बात नहीं। लेफ्ट वाला राइट देखे, राइट वाला लेफ्ट दिखे तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस। जैसे ए क्या दिखता है शीशे में? ए ही दिखता है, लेकिन बी क्या दिखेगा? अब ऐसे दिखेगा ना, लेकिन सी क्या दिखेगा? और डी क्या दिखेगा? लेकिन डब्ल्यू ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट दिखता है, राइट। हाँ, जैसे अगर ए बी सी देखना होगा तो क्या दिखेगा? सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ए चला जाएगा। अरे डन है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर्स। दो प्रकार के मिरर होते हैं, कौन से? सर कोई बहरा हो तो बेटा, बहरा गाड़ी क्यों चला रहा है बेटा? क्यों? और उसको एम्बुलेंस होना चाहिए, वो एम्बुलेंस आगे क्या कर रहा है? सुनो सॉरी, स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? अरे भाई लोगों को लाइसेंस मिलता होगा? नहीं मिलता होगा? मिलता होगा? नहीं मिलना चाहिए, ये तो डिबेट है। अंधों को तो नहीं मिलना चाहिए, चलो ऑब्वियस है। क्या कह रहे हो? नहीं यार, सुनना भी इंपॉर्टेंट है यार, तुझे हॉर्न मार रहा है नहीं देखा तो ईयरफोन लगा के, अब चलाना है ना उसका, गलत बात है ना, ये गलत बात है। बाकी मुझे नहीं पता भाई लोगों को लाइसेंस मिलता है कि नहीं, चलो देख के बताना, ठीक है? देख के बताना बाद में। लेकिन बात कर रहे हैं किससे? दो प्रकार के मिरर होते हैं, कौन कौन से? कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर कौन सा होता है? ऐसा मिरर जो लाइट को कन्वर्ट कर देता है, इकट्ठा कर देता है, उसे कौन सा मिरर कहते हैं? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर एक और मिरर भी होता है जिसमें लाइट कनकेव सरफेस यानी अंदर धसे हुए सरफेस दिखती है, उसे कौन सा मिरर कहते हैं? कनकेव मिरर। शाबाश, चलो बताओ ये कौन सा मिरर है? नहीं बता सकते? अब बता सकते हैं ये कौन सा मिरर है, क्योंकि इसके इधर वाले सरफेस पे क्या गिरेगी? लाइट, और बाहर निकले सरफेस पे क्या हो रखा है? पॉलिश। अगर इस पे पैरेलल लाइट गिरेगी तो इसे इकट्ठा कर देगा, तो ये कौन सा मिरर हुआ? कनकेव यानी कन्वर्जिंग। ये कौन सा मिरर है? नहीं पता, अब बताओ कौन सा है? शाबाश, लेकिन ये कौन सा है? नहीं पता, ये कौन सा है? कनकेव। तो सारे कौन से मिरर हैं भाई? कनकेव मिरर हैं। कनकेव मिरर का नाम कनकेव क्यों पड़ा? कनकेव का मतलब अंदर धसा हुआ होता है, तो उसके अंदर धसे हुए सरफेस पे क्या गिरती है? लाइट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कनकेव। इसका नाम कन्वर्जिंग क्यों है? हाँ, ये कौन सा मिरर है भाई? कन्वेक्स। क्यों भाई? इसके बाहर निकले हुए सरफेस पे क्या गिरेगी? और बाहर निकले हुए सरफेस पे क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। क्या बोलते हैं? ये लाइट को इकट्ठा करता है, फैलाता है, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। क्या भी होता है? ये कौन सा मिरर है? पता नहीं, अब बताओ ये कौन सा मिरर है? ये तो भैया, ये कौन सा मिरर है? पता नहीं, अब बताओ। तो ये कौन सा मिरर हो गए सारे? कन्वेक्स। कौन सा पसंद है आपको, कनकेव या कन्वेक्स? गंदी बात है, ये तो यूज पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, लाइसेंस मिलता है 10 लोगों को। ये तुमने अभी गूगल कर लिया बेटा पढ़ाई छोड़ के? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजी की। ये टर्मोलॉजीज अगेन आपने कौन सी कक्षा में पढ़ी हुई है? 10, लेकिन थोड़ा सा आओ पढ़ लेते हैं, ये काम आएंगे, पढ़ना भी है वैसे भी। आप सबको पता है मिरर बनते कैसे? कनकेव और कन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं? एक सर्कल से बनते हैं, स्फीयर से बनते हैं? स्फीयर से बनते हैं ना। एक स्फेरिकल, हमारे पास ग्लास बॉल है, स्फेरिकल ग्लास बॉल है, स्फेरिकल कांच का गोला है पूरा। उस कांच के गोले को हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ से काट देंगे और यहाँ से भी काट देंगे। काट दिया भाई, काटने के बाद ये अलग हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया। तो हमने क्या किया? यहाँ पे शेड कर दिया। बताओ कौन सा मिरर बना? कन्वेक्स। और अगर यहाँ शेड कर दूंगा तो कौन सा मिरर मिलेगा? कनकेव। अब हमने जिस भी स्फीयर से हमारे मिरर्स को काटा है उसका एक सेंटर होगा, बोलो मरो। उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? जिन स्फीयर से हमने हमारे मिरर्स को काट के बनाया है उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? मिरर की जो लंबाई है, मिरर की जो लंबाई है ए बी, इसे बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? मिरर की जो लंबाई है ए बी, इसे बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? अगर एपर्चर बढ़ेगा तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, वो तो वही है। आपने अगर सिर्फ इतना काटा होता और इतना शेड किया होता तो एपर्चर छोटा होता, लेकिन सेंटर तो, अगर ऐसे काटा होता और यहाँ शेड किया होता तो भी सेंटर तो, यानी सेंटर का एपर्चर से कोई कनेक्शन नहीं। एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, मिरर का जो एकदम मिड पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही होती है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मिरर की लंबाई को जहां तक वो रिफ्लेक्शन कर सकता है इसे बोलते हैं एपर्चर। अगर आप सीधी लंबाई नाप रहे हो तो ये लीनियर एपर्चर। क्या है? लेकिन अगर आप इसके कोनों से, जहां तक ये रिफ्लेक्शन कर सकता है उसके कोनों से अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कुछ इमेजिनरी लाइन बनाते हो तो एक एंगल बनता है। इस एंगल को बोलते हैं हम एंगुलर एपर्चर। ये आपके लिए नया है बस, जो आपने 10th में नहीं पढ़ा था शायद, मतलब सिलेबस में नहीं था। लेकिन लीनियर एपर्चर मतलब ए से लेकर बी तक की लंबाई, अगर मिरर लंबा हो रहा है तो एपर्चर बढ़ेगा, लेकिन वो कोने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितना एंगल बना रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? एंगुलर एपर्चर। शायद ये कॉमन सेंस है, अगर लीनियर एपर्चर बढ़ेगा तो एंगुलर एपर्चर भी बढ़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन है? वो स्फीयर का सेंटर जिससे हमने अपने मिरर बनाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको। ट्रू या फॉल्स कि बाय कन्वेंशन सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का उसके पीछे और कनकेव का उसके आगे? ट्रू या फॉल्स? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं पोल। क्या? एपर्चर का मिड पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ। मन में कोई सवाल?
अभी तक कोई सवाल चल रहा है कि मन में? चलना तो नहीं चाहिए, वैसे चलना तो नहीं चाहिए। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, लीनियर एपर्चर, एंगुलर एपर्चर, फोकस को छोड़ के बाकी सब पढ़ लो। हो गया? ये क्या मैजिक है भाई? चलो ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं फोकस के बारे में। किसके बारे में? फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है? ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? क्या है? और यहां मैंने बनाया एक कनकेव मिरर। तो ये हो गया इसका पोल और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी बताया था कनकेव के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। अब अगर मैं कनकेव मिरर पे बहुत सारी कौन सी लाइट रेज मारूं भाई? पैरेलल। अगर मैं कनकेव मिरर पे बहुत सारी ऐसी पैरेलल लाइट रेज मारूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो वो सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं और उस पॉइंट को ही हम नाम देते हैं फोकस। क्योंकि इसने लाइट रे को एक जगह पे मिला दिया, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और जिस पॉइंट पे लाइट रेज को मिलाता है उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? फोकस, कैपिटल एफ से दिखाते हैं। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? और सी और पी के बीच के डिस्टेंस को अभी हमने क्या बोला? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला? पर आप सब जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। जो बच्चे 10th में पढ़ते थे मैंने उनको बताया था कि भैया आप ये 12th में प्रूव करोगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू क्या? 2f, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2f। उसके डेरिवेशन में आप समझोगे जो इसी चैप्टर में हम ये प्रूव करना है कि r इज इक्वल टू 2f और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2f। आप देखोगे हम वहां पे कुछ एरर्स को इग्नोर करेंगे, कुछ बातों को एज्यूम करेंगे, तब जाके डेरिवेशन आएगी, व्हिच बेसिकली मींस इट इज नॉट एक्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2f। लेकिन ये काम अगर हम किसके लिए करें? कन्वेक्स के लिए करें। तो कन्वेक्स लाइट को इकट्ठा करेगा या फैलाएगा भाई? फैलाएगा। ये हमारे पास आया कौन सा मिरर? कौन सा मिरर हो गया? ये कन्वेक्स हो गया। ये हमारे पास है पोल और ये हमारे पास कौन आ गया भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर इसके ऊपर बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज मारी जाएंगी तो ये लाइट को इकट्ठा करेगा या फैलाएगा? इकट्ठा करेगा या फैलाएगा? लेकिन इस प्रकार से फैलाएगा कि ऐसा लगेगा कि सारी लाइट रेज इस पॉइंट से आई हैं। ऐसा लगेगा कि ये सारी लाइट रेज, अगर इधर से देखने वाले को लगेगा ये सारी लाइट रेज इसी पॉइंट से आई हैं, ऐसा लगेगा। तो इसलिए जिस पैरेलल आने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट पे मिलती भी अपीयर हो रही है या हो रही है, अपीयर हो रही है, उसको नाम दिया गया है फोकस। तो अब आप बताओ क्या कनकेव मिरर का रियल फोकस था लेकिन कन्वेक्स का वर्चुअल फोकस होता है, नकली फोकस होता है लेकिन नकली होता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? एफ। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? आर। आर एफ के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है 2f के। आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है किसके? 2f। ये डेरिवेशन में समझेंगे हम कैसे ये 2f के अप्रोक्सीमेटली। कोई सवाल? कोई सवाल? हाँ, डेफिनेशन में जल्दी थी क्या? इट इज द मिडल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, इट इज द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच। बाकी ठीक है ना सब? ठीक है, चलिए। तो फोकस और प्रिंसिपल फोकस एक ही बात है। प्रिंसिपल फोकस को हम शॉर्ट में क्या ही कह देते हैं? फोकस। और ये उसकी परिभाषा लिख दो। एक टॉपिक है छोटा सा फोकल प्लेन। अगेन पूरे चैप्टर में कहीं काम तो नहीं आएगा, कहीं काम तो नहीं आएगा, बट आओ पढ़ तो लेते हैं कि फोकल प्लेन क्या होता है। कहीं काम नहीं आएगा बस। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। किसी भी एक मिरर के रिस्पेक्ट से आपको समझा रहा हूँ, दोनों के लिए सेम बात है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मैंने पोल बनाया और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? फोकस। अब तो आगे फोकस बन जाएगा। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे पैरेलल आने वाली सारी लाइटें मिलती है, मिलते हुए नजर आती है। कनकेव में मिलती है, कन्वेक्स में मिलते हुए। लेकिन फोकल प्लेन क्या है? फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो फोकस से पास हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एक ऐसा प्लेन जो कहां से पास हो रहा है? फोकस से पास हो रहा है, लेकिन किसके परपेंडिकुलर है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि कुछ ऐसा एक प्लेन हो गया जो कहां से पास हो रहा है भाई? जो कहां से पास हो रहा है? ये कहां से पास हो रहा है, समझिए ना? यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और मान लेते हैं यहां पे फोकस है, तो ये कौन हो गया? फोकल प्लेन। मान लो यहां फोकस है तो ये कौन हो गया? फोकल प्लेन। मान लो यहां फोकस है तो ये क्या हो गया? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो फोकस से पास हो रहा है और ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। लंबाई कहीं तक भी हो सकती है, इनफाइनाइट, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। किसके बारे में? साइन कन्वेंशन से पहले मुझे लग रहा है बात करनी चाहिए
साइन कन्वेंशन की बात अभी क्यों करनी चाहिए? अभी तो नहीं करनी चाहिए। नहीं, गलत बात है, ये तो बहुत जल्दी आ गया। साइन कन्वेंशन से पहले तो रूल्स पढ़ने चाहिए ना यार। अच्छा जल्दी पढ़ेंगे इन रूल्स को, है ना? आते हैं रूल्स। कितने रूल्स हैं याद है किसी को? 4 रूल्स दोनों के लिए साथ साथ। अच्छा रूल से क्या बनती है फिर? इमेज फॉर्मेशन। क्या बनते हैं? जितना मैंने आपको पढ़ाया है 10th क्लास के 3 लेक्चर हैं ये, जितना हमने आज पढ़ लिया है 45 मिनट्स में, ये 10th के 3 लेक्चर हैं। बताइए आपको 10th क्लास पार करके आया यार? क्या कोविड था? नहीं, कोविड तो 8 में था ना आपके। तो 8 में हो गए ना? बताओ कितने बड़े हो गए हो यार, ऐसा लग रहा है कल की बात है। कितनों की दाढ़ी मुझ आ गई बताओ, शादी भी होने वाली कुछ की तो। भाई हाँ उस दिन बाजार, मतलब उस दिन तो नहीं, काफी टाइम हो गया, बाजार में स्टूडेंट मिला हमारा, उसकी गोदी बच्चा ऐसा कैसे? मैंने बढ़िया भाई, मैंने कहा किसका है? कह रहा मेरा है सर। मैंने कहा यार इतने साल हो गए पढ़ाते, बताओ बच्चे बताओ, बच्चों के हमारे। वाह भाई वाह, ऐसे तुम्हारे भी होंगे। पार्ट में आया आज ऐसी बात पार्ट में आता मुझे। कह रहा हूँ रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज बाय स्फेरिकल। अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है, क्या फॉर्म करनी है? तो इमेज से पहले हमें क्या बनाने होंगे? रूल्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? रूल्स। दोनों के लिए साथ साथ काम करेंगे। अच्छा देखो तमीज ये होती है कि अगर आप मेजर करके बनाओगे, क्योंकि आप 2 साल बाद बना रहे हो, तो एटलीस्ट एक बार मेजर करके बनाना। मेजर करने के लिए कंपास 6 सेंटीमीटर खुलेगा। कितना खुलेगा? सी आप कहीं पे मार्क करेंगे, और फिर जैसे अगर आपने सबसे पहले क्या बनाई? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर क्या मार्क करा? सी कंपास खोला 6 सेंटीमीटर का, और 6 सेंटीमीटर का ही आर्क लगाया। इधर क्या बनाया? पोल, और इधर क्या बनाया? 3 सेंटीमीटर पे फोकस। कर लोगे ना ऐसा? कन्वेक्स में क्या करोगे? क्या बनाओगे? प्रिंसिपल एक्सिस, सी इधर मार्क करोगे, कंपास 6 सेंटीमीटर खुला हुआ है, आर्क लगा दी। इधर कौन है? पोल, और 3 सेंटीमीटर पे कौन आ गया? फोकस। पहला नियम याद है? अगर एक लाइट रे पैरेलल जाती है तो फोकस से पास हो जाती है। पढ़ लेते, ये लिखा हुआ है ना, रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल। अगर एक लाइट रे क्या आ रही है तो कहां से पास हो जाएगी? फोकस। अगर एक लाइट रे क्या आ रही है? पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर क्या आ रही है? पैरेलल। तो ऐसा अपीयर होगा कि वो कहां से आई है? फोकस से, या कहां से पास हुई है? फोकस। सेकंड रूल क्या कहता है? उल्टा कहता है। क्या कहता है? अगर एक लाइट रे कहां से आ रही है? फोकस से, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। ये कौन आ गया? ये हमारे पास कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन आ गया? कन्वेक्स मिरर। सेकंड रूल क्या कहता है भैया? अगर एक लाइट रे कहां से पास हो रही है? फोकस से। कहां से पास हो रही है? फोकस से। चाहे ऐसे चाहे ऐसे। अगर एक लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। अगर एक लाइट रे किसकी तरफ जा रही है? फोकस के तरफ जा रही है। अगर एक लाइट रे किसके तरफ जा रही है? फोकस के, तो टकराने के बाद पैरेलल। अगला रूल याद है किसी को? सी से जाएगी तो वहीं से वापस, बिकॉज सी एक्चुअली में नॉर्मल है ना। सी क्या है? रेडियस, और रेडियस हमेशा सर्कमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर गिरता है, यानी एंगल आए 0, एंगल आर भी 0 निकल जाएगी। अगर एक लाइट रे कहां से पास हुई है? चाहे ऐसे चाहे ऐसे, कैसे मर्जी। अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो टकरा के वहीं से वापस। अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो टकरा के वहीं से वापस। आखिरी रूल याद है क्या? पोल पे गिरेगी अगर कुछ एंगल बना के, तो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और वो दोनों के लिए रूल सेम। ठीक है, पढ़ो रूल क्या कह रहा है। अबे मुझे मत पढ़ाओ, पढ़ो। एक लाइट रे गिरी पोल पे, एंगल नाप लोगे? किससे नापोगे? डी से। यहाँ एंगल आया है, उतने एंगल। आगे आपको डी यूज करना आता है सबको? आता है ना बाबू? ठीक है। और बिना डी के भी मार्क कर सकते हैं एंगल कंपास से? कंपास से भी तो एंगल नाप सकते हैं। चलो कोई बात नहीं पता है, मतलब नाप नहीं सकते लेकिन इक्वल एंगल बना सकते हैं। ये एंगल आए और ये एंगल आ गए। इसके लिए रूल देखा जाए तो देखने में सेम लग रहा है। अगर आप इस मिरर को हटा के लगा दोगे तो रूल सेम है। तो कितने रूल्स हो गए? 4। हमें इन 4 में से कोई 2 रूल लगा के इमेज फॉर्म करना सीखना है। किसके लिए? कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए। कनकेव में कितने केसेस आएंगे? 6 केसेस। कन्वेक्स में कितने केसेस आएंगे? 2 केसेस। याद आ रहा है क्या? चलो भाई साहब 4-5 लेक्चर 10th के आज निपटा दिए मैं, देख लो। होशियार बच्चे भी तो बैठे ना हमारे सामने, सब आता भी तो है इनको। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट देखो, इसके 6 अलग अलग केस कैसे हैं जिनको हमने और तरीके से किया है, क्योंकि सबसे अच्छे वाले केस पहले लिए। अगर ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास फोकस है, और ये हमारे पास कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। 6 अलग अलग केस कैसे हैं? पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी, फिर हम रखेंगे कहां पे? फोकस पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सबका फेवरेट केस, क्योंकि इसमें इमेज सेम साइज। इसके बाद कहां रखेंगे? बियॉन्ड सी, और फिर कहां रखेंगे? इनफाइनाइट। तो कितने केस हो गए? 6 केस। पहला पोल और फोकस के बीच में, दूसरा फोकस पे, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं। बीच का मतलब बीच नहीं है, बीच का मतलब इन बिटवीन कहीं पे भी, और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर इनफाइनाइट। इसमें सबसे गंदे केस कौन से हैं? इनफाइनाइट और फोकस। फोकस तो अच्छी चीज है नहीं, दूर रहना है। मतलब वैसे फोकस अच्छी चीज होती है, लेकिन यहाँ पे फोकस अच्छी चीज नहीं होती है, पता है ना? भूल रहे हो थोड़ा थोड़ा बीच में। चलो पहले कहाँ रखते हैं?
बियॉन्ड सी, यहाँ देखते हैं किसकी याददाश्त स्ट्रॉन्ग है। किसको याद है बियॉन्ड सी में इमेज कैसी बनती है, कहाँ बनती है? अरे वाह शशांक बाबू, ये कौन आ गया भाई? सी राघव, वो जहां दूर बैठ गया राजा, क्या चक्कर आ रहा है कि नहीं बैठे? पीछे बैठ के मस्ती कर रहे हो आप? चलो कोई नहीं। यहाँ पे हमारे पास बीचों बीच कौन आ गया भाई? फोकस। देखो जब आप 10th क्लास में तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट ना बहुत बड़ा नहीं लेना है, लेकिन रीजन नहीं दिया था। अब आपको रीजन मिलेगा जब हम मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन आपको हिंट देता हूँ, हिंट। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मान लो इतना रखा छोटा, तो लाइट रे गई और यहां से टकरा के वापस हुई। अरे बोलो। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बड़ा रखा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बड़ा रख दिया, तो आप देख सकते हो कि लाइट रे कितना पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि मिरर फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है। बोलो। जिसकी वजह से हम पढ़ेंगे स्फेरिकल एब्रिविएशंस आते हैं, मतलब एरर्स आते हैं। इस चैप्टर पढ़ना नहीं, इसलिए आपको 10th क्लास में बोला गया था कि ऑब्जेक्ट क्या रखो? छोटा। और ये हमारे पूरा चैप्टर छोटे ऑब्जेक्ट्स मान के ही किया जाएगा। सारे डेरिवेशन, सारे मिरर फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले जो भी हमारे पास आने वाले हैं सिवाय को छोड़ के, वो सब ऑब्जेक्ट की छोटी हाइट के लिए आएंगे। बस 10th क्लास में हम ये समझा नहीं पाते आपको ऑब्जेक्ट छोटा लेना है। 12th में आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जब डेरिवेशन कर रहे हो समझ जाएंगे कि ये तो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है। ठीक है, पर अभी के लिए हम ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी रखने वाले। कोई एक केस कराता हूं, ठीक है? बियॉन्ड सी रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ज्यादा छोटा नहीं रखेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए बी। इसके सर से लाइट रे निकालेंगे, बिकॉज पैर तो प्रिंसिपल, एक्सिस खुद है। बोलो बेटा, पहला रूल पैरेलल जाएगी, पहला रूल पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाए। दूसरा रूल फोकस से जाएगी। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी लगा सकता हूं, पर इसके लिए मुझे मिरर बहुत बड़ा करना होगा। पोल वाला भी लगा सकता हूं, लेकिन उसके लिए फिर एंगल नापना होगा। जब हमारे 4 ऑप्शन है तो क्यों ना ये लगाएं कि कहां से जा रही है? अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी भाई? पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी भाई? पैरेलल। अब अगर ऐसा है तो यहां पे हमारी क्या बन गई भाई? इमेज। क्या इमेज सी कुछ देखो, जाती बार एक एरो, आती बार। बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन एक एरो बनाना जरूरी। अब क्या हमारी जो इमेज है वो इधर बनी, सीधी बनी या उल्टी बनी? मुंडे नीचे आ गई ना, तो उल्टी आई। ए डैश और बी डैश। रियल असली में बनी है नकली में? असली में, क्योंकि असली में लाइट रेज मिल रही है। तो इमेज सीधी है या उल्टी है? उल्टी है। और असली भी है, तो आ गया रियल एंड इनवर्टेड। साइज छोटा है या बड़ा है? नापोगे तो छोटा मिलेगा आपको, तो क्या है भाई? डिमिनिश्ड भी है। क्या भी है? पोजीशन कहां मिली आपको? बिटवीन सी एंड एफ। कुछ भी कर लो, बिटवीन कहां ही रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप इधर आओगे तो और इधर, और दूर जाओगे तो और इधर, बट रहेगी बिटवीन कहां? सी एंड एफ। रहेगी बिटवीन कहां? रहेगी बिटवीन कहां? सी एंड एफ। क्या प्रिंसिपल एक्सिस खुद एक लाइट रहे? हाँ, मान सकते हो, क्यों नहीं है? खुद एक लाइट रहे। ये देखो आई और 0 पे गिरी और वापस नीचे चली गई, खुद एक लाइट रही है, बिल्कुल सी बात है। बस ठीक है, हमारे पास के अलावा 2 लाइट है ना हार्दिक? चलिए अगला केस क्या है? ऑब्जेक्ट एट सी। फिर अगला केस क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। अगला क्या है? एफ एंड पी। फिर क्या है? इनफाइनाइट। और फिर आ जाएंगे हम कन्वेक्स। वैसे ट्राई करके आओगे सर, टाइम बचेगा, हम बने बनाए ले आएंगे ताकि टाइम बच जाए। आप वैसे बना लेना ताकि टाइम बच जाए, और हम शाम के बीच आएंगे ताकि टाइम बच जाए। वेरी